Good evening, everyone. Today I am going to upload a video, and its title is given here: Background and Issues Pertaining to Bilateral Trade Agreement between India and USA. एक विषय जो पिछले कई महीनों से चर्चा में है वो है बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। कि क्या बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूएसए के बीच कोई समझौता उस पर हो पाएगा या नहीं। ये काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और इस विषय को लेने के पहले एक शेर गालिब का सुन लीजिए जो बहुत अच्छा है और जो इस विषय से ताल्लुक भी लगता है, और वो है: जब तवक्को ही उठ गई गालिब फिर किसी से क्या गिला करे कोई। तवक्को मैंने होता विश्वास। तो जो यूएस के साथ हमारा विश्वास था वो इस समय काफी कमजोर हो गया है। तो इसीलिए ये शेर मैंने पढ़ा कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब फिर किसी से क्या गिला करे कोई। गिला की जगह हम ये भी कह सकते हैं, जब तवक्को ही उठ गई गालिब फिर किसी से क्या व्यापार करे कोई। तो व्यापार ट्रस्ट पे निर्भर करता है, विश्वास पे निर्भर करता है, और अगर विश्वास खत्म हो गया है तो फिर व्यापारिक समझौता होना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए इसका थोड़ा बैकग्राउंड एक बार ले लें कि बैकग्राउंड में क्या है। बैकग्राउंड में यह है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सारी रूपरेखा उसकी तैयार की गई थी, और उसमें एक क्लॉज है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का अर्थ है कि यदि कोई देश किसी भी मेंबर कंट्री पे कम टैरिफ लगा रहा है, यानी कम कस्टम ड्यूटी लगा रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, तो बाकी जितने डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज हैं उनसे भी वो सामान अगर लेता है तो वो टैरिफ ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी उतनी ही लगाएगा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन पे लगाई है उसने। लेकिन साथ ही डब्ल्यूटीओ ने यह भी प्रोविजन कर रखा है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी टैरिफ को अलग अलग लेवल्स पे बाइंड कर सकते हैं। जैसे बाइंड का मतलब है कि एक मैक्सिमम लेवल पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं जो चर्चा का विषय भी रहा, कि जो यूएस से अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आते हैं, वाइन है, विस्की है, उस पर 150% टैरिफ है, बियर पे 100% है। तो हर कंट्री अपने आर्थिक स्थिति को देख के टैरिफ्स को बाइंड कर सकता है डिफरेंट लेवल्स पे। और वो बात भी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी बात रखते समय ये बात का जिक्र किया, और यहाँ उन्होंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे कि यूएस ऑफर्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन सिंपल एवरेज टैरिफ रेट एट 3.3%। कि अगर सारी कमोडिटीज को ले ले तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन सिंपल एवरेज टैरिफ रेट है यूएस का वो 3.3% है, यानी 3.5% से भी कम है। लेकिन जो की ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, उसका सिंपल एवरेज मोस्ट फेवर्ड नेशन सिंपल एवरेज टैरिफ है 17%, ब्राजील का 11.2, वियतनाम का 9.4, चाइना का 7.5 और यूरोपियन यूनियन का 5%। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो सिंपल एवरेज है इट कंसील्स सब्सटेंशियल डिफरेंट इन टैरिफ रेट्स एट प्रोडक्ट लेवल। जैसे अभी हमने बताया कि वाइन और विस्की पे 150% लगा रखा टैरिफ यूएस। तो ये जो सिंपल एवरेज है इससे कहीं ज्यादा डिफरेंस प्रोडक्ट लेवल पे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेवल पे टैरिफ डिफरेंशियल्स हैं। यानी यूएस कुछ लगा रहा है और इंडिया कुछ लगा रहा है, यूएस या चाइना कुछ लगा रहा है, यूएस कुछ लगा रहा है। तो वो भी एग्जांपल इन्होंने दिया कि पैसेंजर व्हीकल्स यूएस इम्पोजिट टैरिफ रेट ऑफ 2.5% पैसेंजर व्हीकल्स, भारत 70% लगा रहा,
चाइना 15%, यूरोपियन यूनियन 10%। तो ये प्रोडक्ट लेवल पे डिफरेंसेस है। स्विचेस एंड राउटर्स, यूएस पे 0%, इंडिया 10% लगा रहा है। इथेनॉल में यूएस टैरिफ रेट 2.5% है, इंडोनेशिया में 30% है, ब्राजील में 18% है एथेनॉल पे। राइस इन हस्क, यानी हस्क में अगर राइस है, यूएस टैरिफ रेट 2.7%, इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है 80%, मलेशिया 40%। तो एक तरफ तो प्रोडक्ट लेवल पे ये टैरिफ डिफरेंशियल्स इतना अधिक है कि यूएस का ये मानना है कि ट्रेडिंग में बहुत सारे ऑब्स्टकल्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। और दूसरी बात ये उन्होंने जिसका जिक्र किया वो ये है कि यूएसए में जो कंजम्पशन टू जीडीपी रेशियो है, यानी टोटल जीडीपी का यूएस की जो कंजम्पशन अमाउंट है वो 68% है, बहुत अधिक है। लेकिन दूसरे देशों में ये अमाउंट बहुत कम है। एग्जाम्पल दिया आयरलैंड का 27%, सिंगापुर का 31%, जर्मनी का 50%, चाइना का 39%, साउथ कोरिया का 49%। तो चूंकि वह कंजम्पशन लेवल इतना कम है तो इंपोर्ट भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। भारत का कंजम्पशन लेवल 60 और 70% के बीच में, यूएसए कम नहीं, बराबर है। तो यूएसए भी इंडिया को एक बड़ा मार्केट मानता है और उसको उम्मीद है कि अगर इंडिया से ट्रेडिंग होगी तो उसको मार्केट अच्छा मिलेगा। उन्होंने यहां लिखा लास्ट में, कंसीडरिंग द डिमांड साइड ऑफ यूएस कपल्ड विद लो टैरिफ रेट, जो यूएस में लो टैरिफ है और हाई डिमांड रेट 68%, प्रोवाइड्स इनफ रूम फॉर कंट्रीज टू पुश देयर एक्सपोर्ट टू यूएसए, क्योंकि वहां डिमांड बहुत अधिक है इसलिए हर कंट्री वहां पे अपना सामान भेजना चाहता है। और उसने यूएसए के जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, फूड, एग्रीकल्चर, उसको कमजोर किया है। और उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर यूएस में केवल 11% रह गया है जीडीपी में। एग्रीकल्चर जो ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता था 2021 तक, वो अब घाटे में चल रहा, $49 बिलियन का घाटा, लगभग $50 बिलियन। और इन सब चीजों को जहन में रखते हुए अप्रैल 2, 2025 को, यह लास्ट में लिखा है, यूएस प्रेसिडेंट ने IEEPA, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर एक्ट, तो उन्होंने IEEPA, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर एक्ट 1977 के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की डिफरेंट कंट्रीज पे, कि हम भी उसी के बराबर टैरिफ लगाएंगे जो दूसरे कंट्रीज ने हमारे ऊपर लगाया। अब उस ऑर्डर की आइए मेजर हाइलाइट्स देख लें, फिर हम चलते हैं कि इंडिया पे कितना टैरिफ लगेगा। पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि अप्रैल 5, 2025 से एडिशनल 10% टैरिफ रेट विल बी इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स, कि अप्रैल 2005 के बाद से 10% एडिशनल टैरिफ हर इंपोर्ट पे लगेगा डिफरेंट कंट्रीज के। लेकिन अगर अप्रैल 5 से पहले कमोडिटीज लोड कर दी गई हैं और वो ट्रांजिट में है तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। इसी तरह से कंट्री स्पेसिफिक एड वैलोरम ड्यूटी रेट जो है वो अप्रैल 9 से एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर गुड ट्रांजिट में अपलोड हो गई अप्रैल 9 के पहले तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। लेकिन ये अप्रैल 9 तारीख से जो कंट्री स्पेसिफिक ड्यूटी रेट लगना था उसको उन्होंने पॉज कर दिया, रोक दिया, सस्पेंड कर दिया 90 दिनों के लिए, कि अब 3 महीने बाद हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। अभी फिलहाल कंट्री स्पेसिफिक जो ड्यूटी रेट है, इंपोर्ट ड्यूटी रेट, वो नहीं लगेगा। और वो तारीख जो है अब जुलाई 9 है, तो जुलाई 9 से पहले अगर कंट्रीज बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूएस से साइन कर लेते हैं तो फिर निर्णय उस हिसाब से होगा। तो 90 डेज का पॉज दिया कि कंट्री यूएस से आके बातचीत करके एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर ले। और जो कंट्री स्पेसिफिक ड्यूटी रेट लगाए वो यहाँ पे हमने दिए हैं। चाइना पे उन्होंने 34%, इंडिया पे 26%, यूरोपियन यूनियन पे 20%, यूके पे 10%, जापान पे 24%,
बांग्लादेश पे 37%, इंडोनेशिया पे 32%, मलेशिया पे 24%, साउथ अफ्रीका पे 30%, साउथ कोरिया पे 25%, श्रीलंका पे 44% और स्विट्जरलैंड पे 31%। तो ये कंट्री स्पेसिफिक एड वैलोरम ड्यूटी रेट है, टैरिफ रेट है, जो इंपोर्ट्स पे लगेगा अप्रैल 9 के बाद। लेकिन फिलहाल उसको पॉज कर दिया, रोक दिया, सस्पेंड कर दिया कि अब जुलाई 9 के बाद जो भी बायलेटरल एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से कंट्री स्पेसिफिक ड्यूटी रेट लगेगा। और कंट्री स्पेसिफिक एड वैलोरम ड्यूटी is not applicable on following items but already existing tariff rate would apply। एक तीसरा ये था कि कंट्री स्पेसिफिक ड्यूटी रेट जो है वो निम्नलिखित कुछ आइटम्स पे जो एग्जिस्टिंग टैरिफ रेट है वही अप्लाई होंगे, यानी कुछ एग्जाम्पशंस भी उस पर रखे। वो एग्जाम्पशंस यहाँ दिए हुए हैं कि आर्टिकल्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल पार्ट्स लाइक और अदर प्रोडक्ट में जैसे कॉपर है, फार्मास्यूटिकल है, सेमीकंडक्टर्स है, क्रिटिकल मिनरल है, एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, इन पर फिलहाल पुराने ही जो टैरिफ रेट है वो अप्लाई होंगे। दूसरा एग्जाम्पशन ये दिया कि USMCA यानी यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एक्ट जो है उसमें जो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था एनर्जी और पोटाश को, यानी जो लोअर ड्यूटी लगाते थे वो कंटिन्यू रहेगी और वो लोअर ड्यूटी 10% है। वाइल ऑन अदर आइटम नॉट कवर्ड अंडर USMCA 25% टैरिफ रेट इज एप्लीकेबल एंड मे बी रेड्यूस टू 12% इन फ्यूचर। तो ये यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको और कनाडा एक्ट है, उसमें कुछ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो जारी रहेगा, लेकिन बाकी कमोडिटीज पे जो टैरिफ 25% लगता था वो रहेगा और बाद में इसको हम कम करके 12% भी कर देंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ विल नॉट अप्लाई टू इंपोर्टेड प्रोडक्ट हैविंग 20% ऑफ US कंटेंट, यानी अगर किसी ने कोई कमोडिटी बनाई है उसमें 20% या उससे अधिक US कंटेंट है तो उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ, कंट्री स्पेसिफिक रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा। जैसे इंडिया ने 26% इंडिया पे लगाना उन्हें, वो नहीं लगेगा। इंपोर्टर्स कैन नॉट यूज फॉरेन ट्रेड जोन को हम फ्री ट्रेड जोन भी कहते हैं, टू अवॉइड रेसिप्रोकल टैरिफ, कि अगर फ्री ट्रेड जोन्स को यूज करके वो रेसिप्रोकल टैरिफ कम करवाना चाहते हैं तो वो संभव अब नहीं होगा। और अगली बात यह है कि इंपोर्टेड आइटम्स विद कमर्शियल वैल्यू लेस देन $800 आर नॉट सब्जेक्ट टू रेसिप्रोकल टैरिफ एक्सेप्ट चाइना ओरिजिन गुड्स, कि $800 या उससे कम की वैल्यू पे रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन चाइनीज ओरिजिन गुड्स हैं तो उस पे लगेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कि ये सब होते हुए कि 90 डेज पॉज कर दिया, यानी जुलाई 9 के बाद अब निर्णय होगा फाइनल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग काम US ने ये किया भारत के साथ खासकर कि मई 3, 2025 से पैसेंजर व्हीकल्स, लाइट ट्रक्स और सर्टेन ऑटोमोबाइल पार्ट्स फ्रॉम इंडिया, उस पर उन्होंने 25% की एड वैलोरम ड्यूटी लगा दी, यानी 25% टैरिफ, उनकी वैल्यू पे टैरिफ रेट बढ़ा दिया 25% से, यानी जितना टैरिफ लगता था उससे 25% ज़्यादा लगेगा। ये मई 3, 2025 से प्रभावी था, लेकिन इंडिया ने अब इसको रिप्रेजेंट किया, जबकि USA ने कहा था कि हम इसे एग्जेम्प्ट रखेंगे, लेकिन मई 3 से ये प्रभावी कर दिया, जिससे भारत को बहुत दिक्कत हुई और भारत को यहाँ पे नॉलेज या कंसिडर भी नहीं किया और यूनिलेटरली इस टैक्स को इम्पोज कर दिया मई 3, 2025 से। हालांकि भारत ने इसको रिप्रेजेंट किया है WTO में, लेकिन निर्णय होने में टाइम लगेगा। लेकिन जो हमने शुरू में शेर सुनाया था कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, फिर किसी से क्या गिला करे कोई या फिर किसी से क्या व्यापार करे कोई, कि अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा और यूनिलेटरली कोई निर्णय ले लिया जाएगा तो वहाँ फिर ट्रेड डील होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड USA, अब जो बैकग्राउंड के बाद जो भारत और USA में फॉरेन ट्रेड है उसकी स्थिति क्या है, ये पिछले 3 साल का डाटा दिया हुआ है। ये नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स है,
मिलियन डॉलर में है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस है। और मिलियन डॉलर में है, अगर बिलियन में कर लें तो हमारा सरप्लस था 32.8 बिलियन डॉलर का 21-22 में, 22-23 में 27.6 बिलियन डॉलर का, और 23-24 में 35.3 बिलियन डॉलर, BILLION बिलियन। मिलियन में लें तो पूरा आपको फिगर लेना पड़ेगा। और जो एस्टिमेटेड टैरिफ हमने निकाली थी वो लगभग 21-22 में 25% आई थी, 22-23 में 18% और 23-24 में 27%। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इंडिया पे उन्होंने 26% जो टैरिफ रेट, एवरेज टैरिफ रेट लगाने की बात कही है, कंट्री स्पेसिफिक एड वलोरम जो ड्यूटी रेट लगाने की बात कही है, वो 26% है, जो जुलाई 9 से प्रभावी होना है। लेकिन अभी देखते हैं, उसमें कुछ दिन हैं कि क्या संभावनाएं हैं, या यूएस फिर से एक बार उसको पॉज करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। अब इसके बाद ये तो ट्रेड सरप्लस की बात हुई। अब शेयर इन नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स, ऑयल को अगर हम छोड़ दें, खाली नॉन ऑयल एक्सपोर्ट लें, तो among all countries, India non-oil export to US is not only maximum, but its share is in non-oil export is far above than any other country. कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस को वो काफ़ी है, और अगर परसेंटेज शेयर के टर्म्स में लें तो वो न केवल औरों से ज़्यादा बल्कि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज शेयर है। आइए देखें जरा सा इस परसेंटेज शेयर को। ये दिया हुआ है कि जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए को, उसमें भारत का शेयर लगभग 22% आप मान सकते हैं, 22% शेयर, यानी जो टोटल नॉन ऑयल एक्सपोर्ट जो डिफरेंट कंट्रीज को कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो ट्रेडिंग है यूएस के साथ है, और लगभग 22% शेयर है। उसके बाद नंबर 2 पे यूएई है, जो लगभग 10% के आसपास है 23-24 में। नीदरलैंड लगभग 6% है 23-24 में ले, यानी थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर सिंगापुर है 4% के करीब 23-24 में, यूके 4% के करीब है, और बांग्लादेश 3% के करीब है। तो ये मैंने फिगर इसलिए दी यूएसए को छोड़ के जो 5 और देशों के साथ, कि भारत इनसे रिश्ते इंप्रूव करके और इनके साथ अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है। क्योंकि सीधे अगर 22% शेयर बात ना बनी तो 22% जो शेयर हो रहा है वो दिक्कत में आ सकता है, और हमारा एक्सपोर्ट शेयर यूएसए को कम हो सकता है। यहाँ लिखा भी है, इंडिया दस स्टैंड टू लूज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज बाय यूएसए, कि अगर यूएसए उस रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाएगा तो भारत को दिक्कत आ सकती है, एक्सपोर्ट जो शेयर है वो कम हो सकता है। आइए मेजर एक्सपोर्ट आइटम देखें। देयर आर 5 मेजर एक्सपोर्ट आइटम टू यूएसए। ये 5 मेजर एक्सपोर्ट आइटम है। पहला है जेम्स और ज्वेलरी, यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि इसका शेयर फिलहाल इंजीनियरिंग गुड्स से कम है, लेकिन अगर आप जेम्स और ज्वेलरी का देखें तो शेयर काफ़ी है। लगभग 23-24 में 9,907 मिलियन डॉलर, यानी 9.9 बिलियन डॉलर का शेयर है। सबसे टॉप पे इंजीनियरिंग गुड्स हैं। हालांकि कुछ इंजीनियरिंग गुड्स पे मैंने बताया यूएसए ने 25% टैरिफ हाइक कर दिया है। वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, क्योंकि सीधे 25% की चोट लगेगी और इंजीनियरिंग गुड्स का शेयर उसमें कम हो सकता है, क्योंकि लगभग 17.18 बिलियन डॉलर के आसपास शेयर है यूएस को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे इस समय सबसे मेजर आइटम ये है। फिर जेम्स और ज्वेलरी है, और फिर आरएमजी रेडीमेड गारमेंट का शेयर है नंबर 3 पे। लगभग यहाँ नंबरिंग नहीं है, मैंने आइडिया से लिख दिया है थोड़ा सा। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडीमेड गारमेंट का जो अमाउंट है वो 4.7 यानी 5 बिलियन डॉलर के आसपास है। फिर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको आप नंबर 3 पे रख सकते हैं। वो लगभग 9 बिलियन डॉलर के 8.7 लगभग 9 बिलियन डॉलर के आसपास है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स
ये नंबर 5 पे आप रख सकते हैं, लगभग $4 बिलियन के आसपास है। तो नंबर 1 पे इंजीनियरिंग गुड, नंबर 2 पे जेम्स और ज्वेलरी, नंबर 3 पर जो है वो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, और नंबर 4 पे रेडीमेड गारमेंट ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स, और नंबर 5 पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई रेसिप्रोकल टैरिफ रेट वुड टेंड टू सिग्निफिकेंटली रेज प्राइस ऑफ दीज गुड्स, यूएसए में इनका दाम बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशंस अगर इन्वेस्टर्स की हमारे यहाँ गिर गई तो एमईसी कोलैप्स कर सकती, क्योंकि एमईसी हैज द टेंडेंसी टू कोलैप्स इफ द एंटरप्रेन्योरियल एक्सपेक्टेशन फॉल सडनली। कि अगर यूएस एकदम से 25% टैरिफ लगाएगा जुलाई 9 के बाद, तो हमारी डिमांड डैम्पन होगी और उससे इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो सकता है, उससे स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा और उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। अब बायलेटरल एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट जो यूएस के साथ होना है, उसमें क्या इश्यूज हैं, यूएस क्या चाहता है और इंडिया क्या चाहता है। यहाँ पे पहली शर्त यूएस की, लेवल द प्लेइंग फील्ड, कि प्लेइंग फील्ड को पहले लेवल करें ताकि जो $45.9 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यूएस इंडिया को, वो धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। यानी एक तरह से हम यूएस की ज़्यादा कमोडिटीज लें और उन पर हम टैरिफ रेट कम करें। लेवल द प्लेइंग फील्ड बराबर हो ताकि ये जो डिफरेंशियल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो खत्म हो सके, यानी वो ट्रेड डेफिसिट यूएस खत्म कर पाए। बड़ी कठिन शर्त है। फिर डिफरेंशियल्स इन एवरेज अप्लाइड टैरिफ बिटवीन इंडिया एंड यूएसए 17% और 3.3%, कि भारत का जो वेटेड सिंपल मोस्ट फेवर्ड नेशन सिंपल एवरेज टैरिफ रेट है वो 17% है, यूएस का मोस्ट फेवर्ड नेशन सिंपल एवरेज टैरिफ 3.3%। ये ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाए, यानी भारत अपना टैरिफ कम करे। और तीसरा है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया 17% एवरेज टैरिफ लगा रहा है, यूएस 3.3% लगा रहा है, और वो भी खत्म होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ये फिगर है, शायद इंडिया का 39% शेयर है, मैंने गलती से लिख दिया है, और यूएस का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इंडिया जो है लगभग एवरेज जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे टैरिफ लगा रहा है वो 39% के आसपास है। आई एम सॉरी, ये फिगर थोड़ी सी डिफेक्ट है, ऊपर वाली ही कॉपी कर दी है मैंने। और चौथा पॉइंट है, यूएस वांट जीएम प्रोडक्ट बी अलाउड टू बी ट्रेडेड। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन कुछ उसके हैजार्डस इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, तो इसलिए इंडिया ने उस पर बैन लगा रखा है। लेकिन यूएस चाहता है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट की ट्रेडिंग को अलाउ करे भारत में। और पांचवी शर्त यूएस की यह है कि यूएस वांट टैरिफ रिडक्शन इन मार्केट एक्सेस फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑटोमोबाइल यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खासकर, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, चॉकलेट, कुकीज, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट like ethanol, apples, almond, pecans, citrus fruits, grapes, canned peaches, poultry, corn, सोयाबीन, राइस, wheat। यानी भारत इन पे टैरिफ रिडक्शन करे और इसका मार्केट प्रोवाइड करे यूएस को। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट का इसमें तमाम कमोडिटीज लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, अल्कोहलिक प्रोडक्ट का जिसपे भारत ने 150% तक ड्यूटी लगा रखी, चॉकलेट्स, कुकीज। अब इंडिया पे आते हैं, इंडिया क्या चाह रहा है। इंडिया विश टू प्रोटेक्ट इट्स एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स। तो इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को
प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। और अगर हम यूएस की कमोडिटीज को अलाउ करेंगे तो इंडिया का फिर एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट महंगे में बिकेगा, तो वो संभव नहीं है, इंडिया उसे नहीं मानेगा। मोर ओवर इसीलिए इंडिया ने एग्रीकल्चर बिल्कुल बोल्ड रेड लाइंस ड्रॉ कर दी थी कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। जो हमारी यहाँ से टीम गई वो कोई समझौता नहीं करेगी। फिर इंडिया की एक शर्त है, इंडिया वांट्स कंसिडरेबल टैरिफ कंसेशंस ऑन टेक्सटाइल्स फुटवेयर। भारत चाहता है कि यूएस टेक्सटाइल्स पे, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट टेक्सटाइल शेयर काफ़ी है, फार्मा का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जेम्स ज्वेलरी का शेयर काफ़ी है, तो इन सब पे टैरिफ कंसेशंस भारत यूएस अलाउ करे भारत को। इंडिया की ये भी डिमांड है। और जो ट्रेड डील हो वो ऐसी हो जो रेसिप्रोकल टैक्स बेनिफिट मिले और इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस मिले भारत को। तो ये शर्त भारत की हैं और दोनों में काफी विरोधाभास है, क्योंकि यूएस इंडिया का मार्केट चाहता है, इंडिया यूएस का मार्केट चाहता है, और दोनों डीप कंसेशन चाहते हैं और मार्केट एक्सेस चाहते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का है इस पे। और इंडिया एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट पे हमने आपको बताया कि दे हैव ड्रॉन रेड लाइंस कि इस पे कोई समझौता नहीं हो पाएगा। तो यही कंक्लूजन में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसीडरिंग इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड विद यूएस ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, अ बायलैटरल ट्रेड डील इज रिक्वायर्ड that not only addresses the trade concern of two nations but must also give some favor to India in terms of reciprocal tax benefit and improved market access। कि भारत ये चाहता है कि एक डील ऐसी हो जो हमारे जो ट्रेड कंसर्न्स हैं उसको यूएस नोटिस में ले और रेसिप्रोकल टैक्स बेनिफिट और इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस दे, और यही यूएस चाहता था। तो दोनों एक चीजें अगर चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है कोई बायलैटरल एग्रीमेंट हो पाए, यानी उस केस में टकराव की स्थिति ज्यादा है और मार्केट एक्सेस कम है। जो बात अमीर खुसरो ने कही कि कठिन बहुत है डगर पनघट की, और कैसे भर लाऊं मैं मधुआ से मटकी, कि कैसे मैं वहाँ पानी भर लाऊं, क्योंकि ये डगर बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें टकराव ज़्यादा है और बेनिफिट्स एक दूसरे दोनों कॉम्प्रोमाइज करें तब बेनिफिट जनरेट होंगे, तो वो बहुत मुश्किल काम है दोनों के लिए। एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस डिपेंड्स ऑन फ्लेक्सिबल एंड एकोमोडेटिव अप्रोच ऑफ द टू कंट्रीज। कि बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच और एकोमोडेटिव अप्रोच हो तभी कोई ट्रेड डील संभव है, लेकिन एकोमोडेटिव और फ्लेक्सिबल होने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे अपने डिफरेंट सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, तो वो इस समय संभव नहीं है। और इसीलिए हमने लिखा है कि कम से कम नियर फ्यूचर में ट्रेड डील होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है, भले जुलाई 9 की डेडलाइन निकल जाए। तो ये स्थिति है, ये इश्यूज हैं जो आपको बताए, और वो टकराव के इश्यूज हैं, उसमें ट्रेड डील होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंसेशन मांग रहे हैं जिसमें विरोधाभास ज़्यादा है और निर्णय कोई हो पाए वो कम है। थैंक्स एंड गुड विशेस, और बताइएगा अपना फीडबैक दीजिए कैसा लगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट करंट इशू है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर आप वीडियो डाल दें इससे पहले कि वो जुलाई 9 की डेट निकल जाए। थैंक्स एंड गुड विशेस, गुड लक, गुड बाय।